हाँ जी बच्चों, तो देखो क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है कि एक जीरो मतलब एक ब्लड सेल्स है और उसके कॉन्सेंट्रेशन को किसका इक्विवेलेंट है, 0.9% NaCl सोल्यूशन के इक्विवेलेंट है। तो उसने बोला ब्लड सेल्स को हमने 1.2% NaCl के कॉन्ट्रैक्ट में रखा, ठीक है नहीं। तो 1.2 ब्लड सेल्स को रखा या इसके रखा, तो मतलब ये कंसेप्ट मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपको इनडायरेक्टली ब्लड सेल्स की कंसेंट्रेशन दे रखी है। एक कंडीशन तो ये है, कंडीशन नंबर 1, और एक कंडीशन नंबर 2, ठीक है। आपने एक सॉल्यूशन आपको क्या दे रखा है बेटा, 0.4% NaCl। क्लियर। तो देखो हमारे पास क्या होता है, जो ऑस्मोसिस होती है, ऑस्मोसिस में हमेशा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करते हैं, है ना, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, चाहे इधर से इधर करे चाहे इधर से इधर करे, ठीक है। हाँ बोलो। तो बेटा ये तुम्हारे नेटवर्क का इश्यू होगा क्या, और बच्चों को भी मेरी वीडियो नहीं दिख रही बेटा? है वरुण, मेरी वीडियो आप लोगों को दिख रही है कि नहीं? हाँ तो लकी से ये आपकी तरफ नेटवर्क इश्यू होगा, ठीक है नहीं। कोई नहीं, अभी देखो मान लो मेरी आवाज आपको आ रही है तो आप आवाज से समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड होने के बाद अगर कल आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना, तो आप रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। अभी लेकिन आवाज से समझने की कोशिश करो। तो देखो ऑस्मोसिस में क्या था बेटा कि ऑस्मोसिस आपको क्या बताती है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करते हैं फ्रॉम, है ना, मतलब उस साइड से करेंगे। अगर मैं डेफिनेशन बोलूं कि मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो कौन सा सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा जिसकी कंसंट्रेशन 0.9 है, या आपके पास क्या है बेटा 1.2 है, तो 1.2 वाला मोर कंसंट्रेटेड होगा या डाइल्यूट होगा। तो यहाँ से सॉल्वेंट निकल निकल के कहाँ जाएंगे बेटा, इधर की तरफ जाएंगे। अब इधर से सोचो, जो ब्लड सेल्स है, मतलब 0.9 NaCl का मतलब क्या है, ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स में से सॉल्वेंट के पार्टिकल निकल जाएंगे, तो बेटा वो सिकुड़ जाएगी नहीं, ठीक है, श्रिंक हो जाएगी। तो जब 0.9% का सोल्यूशन मतलब ब्लड सेल्स किसके कांटेक्ट में आएगा, 1.2% के, तो वहां पर क्या होगा, ब्लड सेल्स आपकी क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी। और यहाँ क्या है, ये 0.4 है, ब्लड सेल 0.9 है, तो यहाँ डाइल्यूट कौन, ये, तो यहाँ सॉल्वेंट निकल के इधर की तरफ आएगा। तो अब जो 0.9% NaCl मतलब ब्लड सेल्स में सॉल्वेंट आ रहा है, तो वो फूल जाएगा, है ना, स्वेल कर जाएगा। समझ में आ गया नहीं? तो इस तरीके से यहाँ पे जब ब्लड सेल्स 0.4% सोल्यूशन के कांटेक्ट में रहेगा, तो ब्लड सेल्स स्वेल करेंगे, वहां से सॉल्वेंट, सीधा सा फंडा, डेफिनेशन अप्लाई हो रही है बेटा, ठीक है ना। हाँ जी लकी साहब, समझ में आया? चलो, और बताओ। तो अभी बेटे देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर ये हमारे स्टार्ट हो रहे थे 43 से, शुरू में कुछ थ्योरी के क्वेश्चन थे, है ना, 43 to 50 हमारे बेटा सारे थ्योरी के क्वेश्चन है। तो मुझे नहीं लगता इसमें तो कोई ऐसा इशू आया होगा, क्योंकि ये तो थ्योरी बेस्ड है, सिंपल सिंपल, ठीक है। इसके बाद हमारे एक ये न्यूमेरिकल, वैसे देखो ये भी थ्योरी बेस्ड ही है, जो अभी जो आपने पूछा, बाकी बीच में न्यूमेरिकल्स के हैं। तो आप मुझे बताओ बेटा, जो मैंने आपको ये असाइनमेंट भेजा था, इसमें क्वेश्चन नंबर 60 तक अगर किसी बच्चे को भेजना है, ठीक है नहीं, तो मतलब सॉरी भेजना कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 60, 43 to 60 अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना हो अप टू 60 तक। और बेटे देखो ये करना टाइम टू टाइम, क्योंकि देखो पिछले साल जिन बच्चों ने ये ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे काम नहीं किया ना, स्कूल में मैं सही बता रहा हूँ, उनको मतलब उनको कुछ आता ही नहीं था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, है ना, उन्होंने जो ऑनलाइन क्लासेस का काम ही नहीं किया घर पे, ठीक है नहीं। अब और अब देखो मैं आपको देखो पहले ही चीजें बता रहा हूँ, अभी ये मई का महीना खत्म होगा नहीं, मई जून तक चलेगा तुम्हारा ये ब्लैक फंगस का ड्रामा, सही है नहीं, ये ब्लैक फंगस चलता रहेगा। ब्लैक फंगस खत्म होने के नाम खत्म नहीं होगा, फिर बच्चों का स्ट्रेन चालू हो जाएगा। तुमने कल न्यूज में खूब सुना होगा, सिंगापुर और ये वगैरह वगैरह। तो मुझे नहीं लगता, अब सोचो पिछले साल तो एक सिंपल एक वायरस था, अब की बार वाले वायरस के स्ट्रेन समझ में नहीं आ रहे अब तक। तो इसी बात पे लड़ाई है, इंडियन वेरिएंट और इंग्लैंड ब्रिटेन वेरिएंट, समझ में आ रही है मेरी बात? तो वायरस पहले से ज्यादा खतरनाक पॉइंट। उसके अलावा कभी ब्लैक फंगस, कभी जैसे जैसे ये चीजें खत्म होंगी, थर्ड लहर के बारे में वैसे ही बोला है, अगस्त सितंबर के आसपास आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों के स्कूल उनके टाइम पे भी खुल जाएंगे, जैसे उन बच्चों के लगा कि जी अक्टूबर में, 4 अक्टूबर को स्कूल खोल दिए है, और तुम ये सोचो स्कूल खुलेंगे जी हम तब पढ़ लेंगे, तो कुछ कवर नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये टाइम टू टाइम चीजें कवर करके दो, ये तो क्लासरूम की तरह है। पिछली साल की ऑनलाइन से मुझे तो ये कम से कम अच्छा लगता है,
कि पिछली बार क्या होता था, हम एक तरफ से साइलेंट मोड में वीडियो बना के भेज देते थे और आप क्या कर लेते उसको सुन लेते थे। इन क्लास में जब पढ़ते हैं बेटा तो एक इंस्टेंट डाउट्स आते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर मान लो मैंने टॉपिक कवर कर दिया तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है नहीं, इस न्यूमेरिकल को मैंने करा दिया, इस न्यूमेरिकल में किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो, ठीक है। तो जिसको पूछना होता है पूछ लेता है, तो इसको नहीं पूछना वो शांति बैठे रहते हैं। तो यहाँ भी शांत बैठे हो, मैंने सवाल करने को दे दिया आपको, क्वेश्चन दिए करने को, आप वो भी नहीं कर रहे हो। क्वेश्चन भी मैं कौन से दे रहा हूँ, मैं तो केवल 10 साल के बोर्ड के सवाल दे रहा हूँ, मैं तो कोई फालतू के सवाल नहीं दे रहा कि मैंने प्रदीप की एक्सरसाइज का या जीआरपी का और इसका फोटो खींच के भेज दूं। तुम लोग भले ही मुझसे पूछते रहते हो कि तुम में से जो 2-4 लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भले ही मुझसे इधर उधर के क्वेश्चन पिछले साल तो 11th में ज्यादा पूछते थे, अब वो इस टाइम नहीं पूछ रहे। तो बेटा मेन में बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन पर फोकस रहो। पहले तो उस चैप्टर के 10 साल के बोर्ड के सवाल निपटाओ, 10 ईयर जो बोर्ड में आए हुए हैं, जिससे तुम्हें ये लगेगा कि हाँ जी मैंने बोर्ड का सवाल कर लिया, ऐसे क्वेश्चन आते मेरे पे हो जाएंगे, बस आपका ही कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। और वो इतने प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक में इतने बड़े बड़े लेवल के सवाल दे रखे होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आते, समझ में आया? उसे करते रहते हो आप और कर करके फिर परेशान होते रहोगे कि मुझे पे नहीं हो रहा। तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस को बेटा टाइम टू टाइम करो, नहीं तो बहुत पछताओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और मुझे नहीं लगता आपका स्कूल दीपावली से पहले खुल जाएगा, और यही एक आध बार बीच में खुल गया देखना, फिर 10-15 दिन फिर अगली तो बच्चों की बता रही है, और स्कूल में छोटे बच्चे तो पढ़ने आते हैं। अब वो छोटे, तुम ये मत कहना जी हम तो बड़े बच्चे, वो बच्चा बच्चे ही है, 18 साल से नीचे वाले ही पे जब चीजें आएंगी ना, तो वो आएगा अगस्त सितंबर में, फिर 1-2 महीने वो चलेगा, क्या स्कूल खुले कुछ ना खुलने में, समझ में आया नहीं? तो इसलिए थोड़ा सा अपना एक मतलब मेरे कहने का टाइम टू टाइम इनको पढ़ना है। हाँ जी, 60 से 70 के बीच बताओ बच्चों की, आपको कोई न्यूमेरिकल पूछना हो, 60 to 70। 52 का सेकंड पार्ट, देखो वो कह रहा है एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वन कैपिटल एम मतलब मोलर, ठीक है, KCl सॉल्यूशन इज नियरली डबल देन दैट ऑफ द 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन। देखो बेटा मैं आपको इसकी हिंट दूं, आप एक बार हिंट से घर पे करने की कोशिश करोगे? मैं कराऊं या मैं उससे मतलब उसकी जगह तुम्हें बता देता हूँ, है ना। आप करके देखना, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मैं कल वीडियो में कल करा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि एक बार आप में क्वेश्चन करने की टेंडेंसी आएगी। देखो एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट जो भी होते हैं बेटा, इसमें हमें जरूरत पड़ती है किसकी, मोलैरिटी की, स्मॉल एम की, ठीक है बेटा। लेकिन इसमें हमें KCl सॉल्यूशन की क्या दे रखी है और शुगर सॉल्यूशन की बेटा मोलैरिटी दे रखी है, क्लियर है। तो आप मोलैरिटी के बेसिस पे, जैसे 1 मोलर है तो यहाँ आप 1 मोलैरिटी दे रखी है, देखो मास ऑफ सॉल्यूट, इसका मीनिंग 1 मोलर, इसका 1 मोलर KCl का मीनिंग क्या है बेटा, इसका मीनिंग यही तो है, 1 मोल KCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। और 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन से मीनिंग क्या है कि 1 मोल शुगर इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ से आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए, मतलब मोल्स ऑफ KCl और मोल्स ऑफ शुगर आ गए। और मोल से आप क्या निकाल सकते हो, मास निकाल सकते हो, कि जो आपके पास एक KCl का सॉल्यूशन है उसमें KCl कितने ग्राम है। आप शुगर का निकाल सकते हो कितने ग्राम है बेटा, ये निकाल सकते हो आप, क्लियर है। तो इस तरीके से देखो आपके पास हमारे पास क्या आ गई, ये चीज आ गई, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो हमारे पास ये जो आया एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इज नियरली डबल। अच्छा इसमें तो पता है देखो बेटा हमें न्यूमेरिकल करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा सवाल, ठीक है, ये तो डेफिनेशन पे खत्म हो जाएगा। इसमें तो देखो अभी तो मैं सोच रहा था कि 1 M KCl 1 M शुगर, है ना, इस पे बेस्ड होके होगा, मतलब हम यहाँ से एक बार मोलैरिटी से मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे, फिर मास ऑफ सॉल्यूट को मोलैरिटी के फॉर्मूले में रखेंगे, ठीक है नहीं, तो वहां से मोल्स आ जाए, या मोल्स ही डायरेक्ट रख सकते हो भाई, मोल्स वहां भी होता है, बस मास ऑफ सॉल्वेंट आना है तो डेफिनेशन लगा देते कि जी भाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, और मोलैरिटी है तो अपनी तरफ से 1 kg लगा देते, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये सवाल किससे पूछा था बेटा? हाँ अब आप मेरी कुछ बातों को मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो बताना कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है। द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो आप ही बताओ, आपने एक 1 मोलर KCl सॉल्यूशन लिया और एक 1 मोलर शुगर लिया, जैसे ही आप मतलब सॉल्यूशन का मतलब आपने पहले KCl लिया होगा, उसको पानी में इतना मिलाया कि 1 लीटर सॉल्यूशन बन गया, आपने 1 मोल KCl लिया
ठीक है, और उसमें इतना पानी मिलाया कि 1 लीटर आपका क्या बन गया, KCl सोल्यूशन बन गया। तो KCl डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में, नहीं हो जाएगा, K प्लस और Cl माइनस। और जो शुगर होती है, याद करो मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई थी, कुछ मॉलिक्यूल्स शुगर किस में आती है, बायोमोलिक्यूल में। बायोमोलिक्यूल ना एसोसिएट होता ना डिसोसिएट होता। तो जो 1 मोल शुगर लोगे वो ना डिसोसिएट होंगे ना एसोसिएट, जितने हैं उतने ही रहेंगे। लेकिन KCl पहले एक मॉलिक्यूल था, पानी में घुलते ही वो क्या हो जाएगा, 2 आयन बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं KCl में, 1 मोलर KCl में डबल पार्टिकल हो गए बेटा किसके, 1 मोलर शुगर के। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो भी आप निकालोगे, चाहे वो एलिवेशन हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर हो, वो डबल आएंगी कि नहीं आएंगी। हाँ जी तनिष्का, आगे समझ में, और बच्चों को भी आया, पुष्पा वगैरह समझ में आया। हाँ जी पुष्पा, पुष्पा बेटा आवाज आ रही है मेरी। हाँ जी ज्योति, समझ में आया आपको। चलो, तो और बताओ बेटा, 60 to 70 के बीच बताओ, किसी बच्चे को कुछ पूछना हो। इसी का फर्स्ट पार्ट, देखो वो कह रहा है मेजरमेंट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रीफर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मासेस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। देखो मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, बड़े पार्टिकल्स थोड़े से साइज में। जैसे एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स, एक होता है मैक्रो। तो माइक्रो जो बहुत छोटे होते हैं, मैक्रो थोड़ा जो बड़े होते हैं। ठीक है, तो अगर बड़े मॉलिक्यूल्स का आपने कोई सोल्यूशन बनाया है, तो उसके मोलर मास को, तो मोलर मास जानते हैं, जैसे आप चाहे कोई सी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, है ना, मोलैलिटी होती है, तो भी उसमें क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो नीचे आता है, याद करो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सब में आता है, चाहे वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो, चाहे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो, चाहे उधर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसमें मोल फ्रैक्शन आता है। मोल फ्रैक्शन में भी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट में क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स है बेटा, तो अगर और उन मैक्रो मॉलिक्यूल जो सॉल्यूट है उसका जिसका सोल्यूशन बनाया है, अगर वो मॉलिक्यूल्स मैक्रो हैं, साइज में थोड़े से बड़े हैं, तो अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स का मोलर मास पता करना होता है, तो ऐसे में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो एक, है ना, प्रीफर्ड मेथड है। मतलब हम, और साथ में क्या लिख रहा है, सच एज प्रोटीन इन पॉलीमर। तो देखो बेटा, जैसे आपको याद करो, पॉलीमर में हमने क्या पढ़ाया था कि पॉलीमर जो होते हैं वो लॉन्ग चेन कंपाउंड्स होते हैं। प्रोटीन भी क्या होती है, जो बच्चे बायोलॉजी के हैं वो जानते होंगे, अमीनो एसिड मिलके पेप्टाइड लिंकेज बन जाती है। और एक ये नेचुरल पॉलीमर होता है, बहुत लॉन्ग चेन पेप्टाइड चेन होती है। तो जहाँ लॉन्ग चेन, वही देखो उन्होंने क्या बोला, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें देखो प्रीफर ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों किया जाता है, आप खुद ही सोच के बताओ। जब मोलैलिटी होती है, वहाँ सॉल्यूट किसमें होते हैं, सॉल्वेंट में होते हैं। 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना बेटा। और वहां क्या होता है, 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन होता है, क्लियर। और तो वहां पर आप ही बताओ बेटा, एक दिन याद है मैंने आपसे ये कहा था कि जब शुरुआत में मोलैलिटी और मोलैरिटी पढ़ाई थी, तब आपसे ये बोला था कि आप बेटा 1 मोलर HCl और एक 1 मोलर HCl है, विच वन इज मोर कंसेंट्रेटेड, आप याद करो, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होता है, आप खुद ही बताओ बेटा, कहीं पे आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के 1 लीटर है, कहीं पे क्या होता है 1 kg सीधे सीधे आया, याद आया आपको, मोर का। तो बेटा देखो, एक में जब जहाँ पे मोर कंसेंट्रेशन होगा और एक में थोड़ा सा लेस कंसेंट्रेशन होगा, है ना, तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में जो प्रेशर होगा, पॉइंट मेरे समझ रहे हो वरुण, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये सारे बच्चे को दोबारा बता रहा हूँ कैसे। याद करो, हमारे पास जो 1 मोलर सॉल्यूशन आया था, 1 मोलर मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब पूरा सॉल्यूशन मिला के 1 लीटर है। तो इसका मतलब सॉल्वेंट 1 लीटर से कम होगा कि नहीं होगा, याद आ गया। और 1 मोलर सोल्यूशन में क्या था कि 1 kg सॉल्वेंट में, और आप जानते हो 900 kg बराबर 1 लीटर होता है। तो जो 1000 kg होगा, मतलब 1000 ग्राम होगा, तो 900 ग्राम बराबर 1 लीटर है। तो 1000 ग्राम तो मोर देन 1 लीटर होगा। तो जो मोलैलिटी होती है उसमें वही सॉल्यूट, है ना, मोर देन 1 लीटर सॉल्वेंट में है। समझ में आया कि नहीं, सॉल्वेंट वैसे तो 1 kg है सॉल्वेंट, लेकिन 1 kg को जब कन्वर्ट करोगे तो वो 1 लीटर से ऊपर हो जाएगा। तो एक जगह तो बेटा वही सॉल्यूट के पार्टिकल, उतने ही पार्टिकल 1 लीटर से ज्यादा सॉल्वेंट में है। और एक बार क्या है, जो मोलैरिटी है उसमें 1 लीटर से कम है, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिला के 1 लीटर है। तो सॉल्वेंट 1 लीटर से कम है, तो वो मोर कंसेंट्रेटेड है। और वो क्या है बेटा आपके पास,
लेस कंसेंट्रेटेड है। तो आप ही बताओ, जहाँ कंसेंट्रेशन में वेरिएशन होता है वहां पे ऑस्मोसिस बहुत आसानी से होती है नहीं? समझ में आया नहीं? जब कंसेंट्रेशन में वेरिएशन आएंगे, और जब कंसेंट्रेशन के जो वेरिएशन आएंगे, इस वजह से वहां पे ऑस्मोसिस प्रेशर के थ्रू हम आसानी से उस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आसानी से देख सकते हैं। क्लियर पॉइंट? तो ये एक बेसिक फंडा होता है। समझ में आएगा नहीं? तो मैं देखो इसका आंसर जो है वो एक बार पढ़ के बताता हूँ आपको क्या दे रखा है, उसको जो कुछ डिफरेंट होगा तो रिलेट करेंगे। तो इसमें दे रखा है, इन ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड प्रेशर मेजर्ड इज अराउंड द रूम टेम्परेचर। भाई रूम देखो पता क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर पे हम जनरली क्या रखते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस एक कांस्टेंट रखते हैं टेम्परेचर, ठीक है। और लेकिन एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है बेटा, टेम्परेचर का ही वेरिएंस है। भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में टेम्परेचर बढ़ रहा है और फ्रीजिंग पॉइंट में डाउन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, अराउंड आपकी जो ऑस्मोसिस प्रेशर से प्रेशर मेजर्ड इज अराउंड द रूम टेम्परेचर एंड द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूज्ड, है ना। अच्छा इन्होंने बेटा टेम्परेचर के बेसिस पे बताया है, ठीक है। तो वो भी अभी मैं ले लेता हूँ, और आगे देखो क्या दे रखा है, दैट इज व्हाई दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मासेस ऑफ मॉलिक्यूलर, दे आर जनरली नॉट स्टेबल। देखो अब इन्होंने टेम्परेचर से प्रेशर को कैसे रिलेट किया है वो ध्यान से सुनना बेटा। तो दोनों बातें आप लिख सकते हो, वो चीज़ भी है और ये वाली चीज़ भी। क्योंकि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है, पार्टिकल पास आते हैं या दूर आते हैं। तो कभी कभी आप बताओ कि पार्टिकल्स में अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया हीट करने की वजह से, तो डिसोसिएशन की कंडीशन आ जाएगी। और आपने टेम्परेचर ज़्यादा कम किया, पास आए, तो वहाँ पे एसोसिएशन भी हो सकता है। मान लो दूर दूर है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इतना नहीं है कि वो ऐसे पास लाए, अब यहाँ आते आते इनमें इतना अट्रैक्शन फोर्स हो गया, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन था, दूर होने की वजह से अट्रैक्शन बन नहीं पा रहा था। अब ये पार्टिकल अगर पास और इनमें वीक अट्रैक्शन फोर्स है तो अब तो कम डिस्टेंस होने की वजह से ऐड हो सकते हैं। तो बेटा टेम्परेचर के चेंजेस से एसोसिएशन या डिसोसिएशन की कंडीशन बन जाती है। और जहाँ एसोसिएशन या डिसोसिएशन बनता है वहां बेटा आप सोचो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाए या डिसोसिएट हो जाए तो उनका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो आप ही मुझे बताओ वो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? एसोसिएट होने की वजह से या डिसोसिएट होने की वजह से वो क्या बन जाएगा आपके वो। और लेकिन जो प्रोटीन होती है पॉलीमर होता है उसमें ना एसोसिएशन ना डिसोसिएशन है। तो इस वजह से इन्होंने देखो वो कंडीशन दिया है। क्लियर? और देखो वैसे जब उसने बोल ही दिया मैक्रोमोलिक्यूल है तो इन्होंने जो ऊपर रीजन दिया है मुझे लगता है वो इतना सुटेबल नहीं लग रहा। क्योंकि देखो मैक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं या बायोमोलिक्यूल जो होते हैं, पॉलीमर प्रोटीन जो होते हैं, उस पर तो ना एसोसिएशन हो रहा ना डिसोसिएशन हो रहा, क्या फर्क पड़ेगा उस पर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है नहीं। लेकिन हाँ अगर कंसेंट्रेशन के वेरिएशन है तो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर में तो चेंजेस आते हैं, हम आसानी से वो ऑस्मोटिक प्रेशर का चेंज पता कर सकते हैं और आसानी से फिर वो हम मोलर मास पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों बातें लिख सकते हो इसमें, ठीक है। चलो बेटा, अच्छा इधर सुनो, एक हम क्या काम करते हैं कि कल जब हमने दूसरी टाइम बुलाया था तो केवल 7 to 8 स्टूडेंट्स ही थे मुश्किल से, ठीक है, बाकी बच्चे नहीं आए थे। क्यों नहीं आए वो उन्हें पता होगा। तो जो कल मैंने एक न्यूमेरिकल ऐसा कराया था जिसमें आई अल्फा और डिसोसिएशन कांस्टेंट तीनों चीजें थी, ठीक है। तो कल तो वाला नहीं, लेकिन एक दूसरा न्यूमेरिकल करा देता हूँ जिसमें फिर आई, क्योंकि बेटा देखो मैंने पहले ही बोला था इस चैप्टर का सबसे जो मतलब हार्ड क्वेश्चन कहो या हार्ड तो नहीं, थोड़ा कहो लेंथी क्वेश्चन है ना, वो यही है जिसमें आई का यूज भी होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का भी होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के का भी यूज होता है, ठीक है। कल एक वो कराया था, अब आप वो देख लीजिए जो बच्चे कल दूसरे टाइम पे नहीं आए हुए, ठीक है। तो एक दूसरा न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। और उसमें देखो बेटा एक फैक्ट वही काम आएगा न्यूमेरिकल में, तो पहले वो आप देख लो जो फैक्ट काम आना है। कि जैसे उस दिन याद करो हमने क्या कराया था, CH3CH2CHCl, याद आ गया? तो उस दिन क्या कंडीशन थी बेटा, इन जनरल क्या होता है अगर ये नहीं होता है तो इनमें हमारे पास बेटा एसोसिएशन हो जाता है, ठीक है। CH2 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 CH, ये परसों वाला पॉइंट है जो परसों भी लास्ट टाइम पे आया था, तो समझ लो आप ध्यान से। तो देखो क्या होता है, मैंने उस दिन मैकेनिज्म बताई थी आपको कि बेटा ये पाई बॉन्ड टूटता, ये जैसे इन जनरल अभी कार्बोक्सिलिक है, ये भी कार्बोक्सिलिक है, ये क्या रखता है बेटा, देखो ये कार्बन चेन प्लस आई इफेक्ट रखता है, इलेक्ट्रॉनों को इधर की तरफ पुश करता है, ठीक है। ये पहले पार्शियली खींच रहे हैं, 2 डेल्टा नेगेटिव 2 डेल्टा पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन इसके भी खींच रहा है, ये इसके भी खींच रहा है, इसलिए 2 डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, आगे समझ में। ये सब डेल्टा डेल्टा रहते हैं। ऐसे यहाँ भी देखोगे तो आपके पास क्या है, ये एच पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे 2 डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि ये ऑक्सीजन क्या है बेटा, इनके इलेक्ट्रॉनों को इस पे क्या है 2 डेल्टा पॉजिटिव, याद आ गया, इस ऑक्सीजन पे 2 डेल्टा नेगेटिव। तो ये पाई बॉन्ड टूटता बेटा, ये पाई बॉन्ड जब टूटेगा इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तभी तो ये कंप्लीट प्लस बनेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है
कि जब तक ये पाई बॉन्ड टूटता उससे पहले ही इसके डाइपोल्स के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हो गया। क्लियर है पॉइंट? लेकिन यही काम क्या हुआ, मतलब पाई बॉन्ड टूटता तो ये तो कंप्लीट प्लस बन जाता है, लेकिन वो पाई बॉन्ड टूटने से पहले ही ये डेल्टा डेल्टा आपस में जुड़ गए। लेकिन देखो बेटा क्या हुआ कि हमारे पास अगर इसी जगह यहाँ पे एक Cl आ गया, H को रिमूव रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूट करके एक Cl आ गया, तो कंडीशन क्या हो गई बेटा, देखो तब हमारे पास कंडीशन क्या बन गई कि HOC डबल बॉन्ड OCHCl है ना, CH2 और CH3। तो बेटा देखो कंडीशन क्या हुई, वही सेम काम यहाँ है, टू डेल्टा नेगेटिव टू डेल्टा पॉजिटिव टू डेल्टा नेगेटिव, ये इसके भी खींच रहा है और इसके भी खींच रहा है। क्लियर? ये ऑक्सीजन इसके भी दो टू डेल्टा नेगेटिव हो गए, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, ये दोनों ऑक्सीजन इसके खींच रहा है तो टू डेल्टा नेगेटिव। सेम कंडीशन देखो ऊपर वाले की तरह ही बनी। लेकिन क्या हुआ, इस CL भी और नेगेटिव होने की वजह से जब इसने खींचा तो ये प्रेशर इधर का आया। अब ये आप देखो इस कार्बन पे क्या हुआ, एक ऑक्सीजन इधर खींच रहा है अपनी तरफ, एक कार्बन इधर खींच रहा है, अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स हो गए। और जहां बेटा अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स होता है और ये पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होते हैं, तो ये अपोजिट डायरेक्शन की खींचाखाची कि भाई ये कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के थ्रू पुल किए जा रहे हैं और इधर एक कार्बन से पुल किया जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन का पुल है, तो ये पाई बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है। और ब्रेक करते ही क्या होता है, अब भाई देखो ये ऑक्सीजन थे, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर है, कार्बन का इस पे आ गया, तो क्या हुआ, अब इस पे तो नेगेटिव बन गया, अब ये डेल्टा हट गया और डेल्टा की जगह ये कंप्लीट प्लस और कंप्लीट माइनस बन गया। समझ में आया? ये चीज समझ में आई आप बच्चों को बेटा कि एक Cl के आ जाने की वजह से, क्लियर, जब अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स लगा तो जल्दी से पाई बॉन्ड टूट गया। अब जब तक ये डाइपोल बन पाते बेटा, जब तक ये डाइपोल बन, जैसे यहाँ पे देखो इसका ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन, इसके ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के डाइपोल्स के बीच में फोर्स बना तो डाइमराइजेशन हुआ। तो जब तक ये डाइमराइजेशन होता कि इसका डेल्टा प्लस इसके ऑक्सीजन के साथ, इसका डेल्टा प्लस इसके ऑक्सीजन के साथ बेटा बॉन्ड बनाता, उससे पहले ही क्या हो गया, इस Cl के पुलिंग प्रेशर की वजह से यहाँ पे इस कार्बन, ये कार्बन हो गया अनस्टेबल, क्योंकि कोई इधर खींच रहा है कोई इधर खींच रहा है उधर, है ना, तो इसकी वजह से ये पाई बॉन्ड टूट गया। पाई बॉन्ड टूटते ही कार्बन में रह गए 6 इलेक्ट्रॉन और इसमें कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। अब मोर डेफिशिएंट कौन, ये कार्बन। तो अभी तक तो ये ऑक्सीजन खींच रहा था, क्योंकि पहले इसके भी 8 थे इसके भी 8 थे, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन पुल कर रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, अब कार्बन ज्यादा डेफिशिएंट हो गया तो डायरेक्शन हो गई उल्टी। समझ में आ गया नहीं बेटा? हाँ जी तनिष्का, ये चीज समझ में आई, कल तनिष्का तुमको कल भी थी शायद, ये जो दोपहर 1 बजे। हाँ जी तनिष्का, हाँ तो तुमने तो कल ही समझ लिया होगा, कोई बात नहीं, बाकी बच्चे समझ लो। तो देखो क्या है बेटा, अब इसकी वजह से अभी तक तो ऑक्सीजन पुल कर रहा था, अब ऑक्सीजन के कार्बन पुल करने लगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद भी कर रहा है, क्योंकि वो मोर डेफिशिएंट है, उसकी तो ऑक्टेट ही पूरी नहीं हो रही। समझा? जिसकी ऑक्टेट पूरी नहीं हो तो अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को पुल करेगा। तो ये ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन के अभी अभी तक तो ऑक्सीजन देखो खींच रहा था इसके, अब ऑक्सीजन के कोई खींचने लगे तो ऑक्सीजन तो और तेजी से हाइड्रोजन के खींचेगा। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ से ये जल्दी से H बेचारा कमजोर है ना, जब ऑक्सीजन ने और ज्यादा तेजी से खींचे, भाई जब कार्बन ऑक्सीजन खींच रहा है, ऑक्सीजन और तेजी से H के खींच रहा है, तो हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन देने पड़ गए, तो यहाँ से देखो टुकड़ा हो गया इस तरीके से। तो देखो एक टुकड़ा तो बना ये और एक टुकड़ा बना ये, तो एसोसिएशन की जगह क्या हो गया, यहाँ तो डिसोसिएशन हो गया, और जो काम इसमें हो रहा है वही सेम काम यहाँ होगा, यहाँ भी H प्लस बन के निकल जाएगा, एक टुकड़ा बनेगा ये और एक टुकड़ा बनेगा ये। ठीक है बेटा? तो इस तरीके से देखो क्या हुआ, याद रखना, भले ही COOH है, अगर देखो ये जैसे कार्बन चेन है और COOH है, इस पे कार्बन चेन पे कोई भी बैक डायरेक्शन में खींचने वाला अगर नहीं है, समझ आ गया नहीं, तो यहाँ एसोसिएशन होगा। और अगर कोई भी बैक डायरेक्शन में खींचने वाला आ गया तो एसोसिएशन की जगह क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन। और एक मॉलिक्यूल कितने पार्टिकल में टूटा बेटा, 2 में, यही क्या बन जाएगा, n बराबर 2 बन जाएगा। बताओ n क्या होता है, कि कोई भी मॉलिक्यूल सॉल्यूशन बनाने पर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिसोसिएट हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द आफ्टर द डिसोसिएशन। तो यहाँ n बराबर क्या बन जाएगा, देखो इसकी कंडीशन यही तो बनेगी कि हमारे पास क्या है, देखो CH3 CH2 CH Cl COOH, सॉल्यूशन बनाने पे क्या बन गया, ये CH3 CH2 CH Cl COO नेगेटिव, एक टुकड़ा तो बना है और दूसरा टुकड़ा क्या बना, H। तो n की वैल्यू क्या हो गई, n बराबर, आगे समझ में बेटा? क्लियर है? तो देखो एक चीज तो आपको इन शॉर्ट में याद रख सकते हो, अगर केवल और केवल कार्बन चेन है, ठीक है, केवल कार्बन चेन है और उसमें COOH है या OH है, तो एसोसिएशन होगा। और अगर कार्बन चेन पे कोई नेगेटिव आ गया तो एसोसिएशन की जगह क्या हो जाता है बेटा, डिसोसिएशन। याद रखना ये चीज।
अब देखो ये उल्टा काम हो गया नहीं हो गया, तो ये कुछ एक्सेप्शनल जैसी चीजें आती हैं। 3-4 मॉलिक्यूल है जो गड़बड़ करते हैं, वो आज वो, और देखो इसके जैसा भाई बंधु और कौन है जिसमें एसोसिएशन ना होके कुछ भी नहीं होते। देखो यहाँ तो एसोसिएशन की जगह डिसोसिएशन हो गया। ऐसी वो होता है इथिलीन ग्लाइकॉल, है इथिलीन, है ना ग्लाइकॉल। वहां क्या होता है देखो बेटा, इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला होता है ये CH2 CH2 OH और OH, मतलब ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं। देखो कई कई जगह ऐसे भी लिखा मिलता है OH। क्लियर। बाकी आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है C2H4, है ना OH होल ट्वाइस, चाहे पेपर में ऐसे आए चाहे पेपर में ऐसे आए चाहे ऐसे आए, कैसे भी आ सकता है। ये ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा आता है C2H4 OH होल ट्वाइस। तो C2H4 कैसे बना देखो बेटा, 2 कार्बन ये रहे, 4 हाइड्रोजन ये हो गया। क्लियर। और 2 OH एक केस। अब देखो इसमें भी OH है बेटा, तो ये OH होने पर क्या करना चाहिए भाई, एक मॉलिक्यूल मान लो ये है, इसी तरीके से एक मॉलिक्यूल मान लो इस तरीके से CH2 CH2 OH, तो इस पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो इसका डेल्टा प्लस इसके डेल्टा माइनस के साथ, ठीक है बेटा, और इसका डेल्टा प्लस इसके डेल्टा माइनस, ये डाइमर बन जाना चाहिए। और इधर ये तो इधर से जुड़ के इधर पॉलीमर बन जाना चाहिए। लेकिन यहाँ OH होने के बावजूद भी एसोसिएशन नहीं होता। ठीक, क्यों नहीं होता सोच के देखो। हाँ जी बच्चों, देखो इसमें OH है, जैसे ऊपर वाले में क्या था अभी, COOH में OH था, OH में एसोसिएशन होता है हमने सिखाया, लेकिन वहां डिसोसिएशन हुआ, तो कोई एक उल्टा काम हो गया। यही 3-4 बेटा सॉल्यूट हैं जो गड़बड़ करते हैं, और वो पेपर में कोई ना कोई आ भी जाता है। और ये मैं बोर्ड में आए हुए सवाल ही बता रहा हूँ, फालतू के तो बता नहीं। ये भी इथिलीन ग्लाइकॉल भी आप अपने क्वेश्चन जो मैंने भेजे हैं इनको करके देखना, मिल जाएगा। तो यहाँ OH होने के बावजूद ना तो एसोसिएशन होता ना डिसोसिएशन होता। उसका रीजन याद करो, +1 में केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया था एक चीज, जैसे ये कार्बन है, इस पे एक Cl, इस पे एक Cl, इस पे एक Cl, इस पे एक Cl, अगर Cl अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा तो डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाता है, 0। यहाँ पे ये इधर खींच रहा है, इधर डाइपोल मूवमेंट जहाँ 0 होता है वहाँ डाइपोल तो है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, लेकिन ये डाइपोल की वैल्यू नहीं होती। इस कार्बन के जितने ये खींच रहा है उतने ये खींच रहा है, तो ओवरऑल खींचे किस तरफ, देखो इस कार्बन के जितने फोर्स से ये वाला Cl खींच रहा है उतने ही फोर्स से कार्बन के ये खींच रहा है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन किधर खींचे, जब अपोजिट डायरेक्शन से सेम फोर्स लग रहा है, कहीं भी नहीं खींचेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के बावजूद भी यहाँ डाइपोल भी बनेगा, लेकिन वो डाइपोल वैल्यूएबल नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। तो वो ही काम यहाँ है, ये OH और ये OH, ये इस कार्बन पे ये इस कार्बन पे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन। तो इथिलीन ग्लाइकॉल में OH होने के बावजूद भी डाइपोल मूवमेंट क्या मिलता है, 0। और जब डाइपोल, क्योंकि 2 OH अपोजिट डायरेक्शन में, और जब 2 OH अपोजिट डायरेक्शन में होंगे डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो क्या होगा, आप खुद ही बताओ बेटा। ठीक है, तो ना एसोसिएशन, तो वो डाइपोल तो है लेकिन उस डाइपोल का कोई इफेक्ट नहीं होगा, जैसे यहाँ नहीं होता CCl4 वगैरह में डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, 0। तो डाइपोल तो है, डाइपोल यहाँ बनेगा, यहाँ भी डाइपोल बनेगा, लेकिन वो डाइपोल दूसरे वाले को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट 0 हो गया अपोजिट डायरेक्शन। तो याद रखना, कहीं आप इथिलीन ग्लाइकॉल में OH देखो और OH देख के भी क्या कर दो, जी एसोसिएट कर दो। क्लियर पॉइंट बेटा। तो इस तरीके से चीजें देखना। और ऐसे देखो एक और है यूरिया, देखो यूरिया का सवाल मैंने कराया है आपको, यूरिया में भी यही है। देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2 होता है बेटा, उसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो वैसे NH2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है नहीं होती बेटा, देखो आप स्ट्रक्चर देखो, NH, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या है, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़े, ऑक्सीजन से जुड़े या नाइट्रोजन से, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव बनेगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, समझाया नहीं। और इसमें भी ये खींचेगा तो डेल्टा पॉजिटिव, और बेटा डेल्टा पॉजिटिव टू डेल्टा नेगेटिव। अब ये एक डाइपोल जो है वो एक दूसरे डाइपोल को अट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इसका देखो ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा डेल्टा टू डेल्टा नेगेटिव, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बन सकता है लेकिन नहीं बनता। सेम रीजन, जैसे यहाँ पे 2 OH थे बेटा, देखो यहाँ पे 2 NH2 है, तो डाइपोल्स तो हैं और स्ट्रॉन्ग डाइपोल भी होने चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले, लेकिन इस C डबल बॉन्ड होकर अपोजिट डायरेक्शन के हो गए, और इसमें भी डाइपोल है वैसे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के डाइपोल हो गए, एक NH2 इधर एक NH2 इधर, तो यहाँ पे भी ना एसोसिएशन होता ना डिसोसिएशन होता। तो देखो यूरिया और इथिलीन ग्लाइकॉल ये एक्सेप्शनल केस वाले हैं
कि इनमें डाइपोल होने के बावजूद भी एसोसिएशन नहीं होता है इथिलीन ग्लाइकॉल में और यूरिया में, और दोनों ही आपके बोर्ड में आए हुए हैं क्वेश्चंस में, ध्यान रखना। और एक चीज वो कि वो हमारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर कार्बन चेन पे कोई नेगेटिव आ गया बेटा तो एसोसिएशन होना चाहिए, लेकिन एसोसिएशन ना होकर डिसोसिएशन। ये तीन ही केस हैं जो आपको एक्सेप्शनल की तरह ट्रीट करने हैं, मतलब समझ में आया नहीं? और क्यों करते हैं मैंने एक्सेप्शनल, क्यों मैंने उसका रीजन आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, आप देखो जल्दी से, जो हमारे पास 10 मिनट बचे हैं, नहीं 10 मिनट तो नहीं, टाइम तो वैसे हो गया 9-10, आपके इंग्लिश के पीरियड में 10 मिनट बचे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं एक न्यूमेरिकल बस आपको पॉइंट पॉइंट 5-7 मिनट में केवल डेटा लिखूंगा और बस कैसे कैसे करना है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट, तो बस उतना आपको बताऊंगा, आप ध्यान से देखना। देखो हमें न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है, हमारे पास एक सॉल्यूट है ना, और देखो देख लेना क्योंकि कल ये बच्चे गायब हुए थे, ये नहीं अभी इधर से जाने लगो, 5-7 मिनट देख के जाना। जो बच्चे कल भी नहीं थे उन्हीं की वजह से बता रहा हूँ, क्योंकि 22 बच्चे थे, 22 से घटकर 17 रह गए हैं। ठीक है, तो जिनको बताना है भाई, जो कल सीख चुके वो अगर क्विट कर जाए तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जो अब कल भी नहीं थे और आज भी नहीं थे तो सवाल कैसे करोगे फिर? तो देखो हमारे पास एक कंपाउंड दे रखा है ये, अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O और OH, और इसमें इस कार्बन को हटा के एक यहाँ पे क्या आ गया, फ्लोरीन आ गया बेटा, एक H हटाया फ्लोरीन आ गया। अब फ्लोरीन देखो बैक अटैक कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये H डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा देखो सेम जो अभी तरीका बताया, CH2 पे क्या है बेटा, देखो F, ये ब्रैकेट वाला F किस पे है, इस पे, और C डबल बॉन्ड O और OH, तो यहाँ से ये निकल जाएगा इस तरीके से। तो ये बेटा टुकड़े बन के आपको क्या दे देगा, CH2F C डबल O नेगेटिव और F पॉजिटिव, ओ सॉरी, हाँ इस पे C डबल O पे नेगेटिव और H पे आएगा क्या आपका पॉजिटिव। तो इस तरीके से यहाँ देखो डिसोसिएशन होने पे टुकड़े कितने बने, तो n बराबर 2 आ गया आपके पास। ठीक है बेटा, आप देखो जल्दी से क्या है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है और मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो आपके पास जो मोलैलिटी होती है वो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये हो गया। मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दे रखा है 500 ग्राम, ग्राम में है तो 1000, और ये भी मोलर मास बेटा आप निकाल लोगे, है ना, ये तो आप जो कंपाउंड दे रखा है इसको जोड़ के निकाल लो, कहने का मतलब आपको मोलैलिटी मिल गई, है ना, वो आप निकाल लोगे। इसके बाद आपको KF की वैल्यू भी दे रखी है, KF फॉर वाटर। तो देखो KF आपको दे रखा है, मोलैलिटी दे रखी है, लेकिन वांट ऑफ फैक्टर चाहिए हमें, तभी तो डेल्टा TF आ पाएगा। अब आई कैसे आएगा, मतलब देखो KF आपको दे रखा है, एम यहाँ से कैलकुलेट करने है, आई कैसे आएगा, अब आई अल्फा की हेल्प से आता है। तो डिसोसिएशन का केस है तो अल्फा बराबर क्या होता है, I-1/n-1, एन हम निकाल चुके दो, तो ये तो एन की वैल्यू तो यहाँ 2 आ जाएगी। अब अल्फा कहाँ से आए बेटा, तो देखो इसमें क्या दे रखा है, तो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व इज 1 डिग्री। ठीक है डी, चलो तो वो दे ही रखा है, यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड, तो जो ऑब्जर्व्ड है वो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है ऑब्जर्व, आपके पास 1 डिग्री। क्लियर, तो देखो आप यहाँ से कर सकते हो, KF इंटू इससे मल्टीप्लाई करके जो निकालोगे वो क्या होगा, डेल्टा TF कैलकुलेटेड होगा, और डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड बेटा आपको दे रखा है, वो दे रखा है 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से जो निकालोगे वो केल्विन में आएगा, आप इसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर लेना दोनों। अब देखो TF कैलकुलेटेड आ गया, TF ऑब्जर्व्ड आ गया, इन दोनों को डिवाइड करके आपके पास I की वैल्यू आ जाएगी बेटा। आई की वैल्यू यहाँ लगा दोगे, पॉइंट मेरा समझ रहे हो भाई, देखो आपको KF दे रखा था, मोलैलिटी यहाँ से ये कैलकुलेशन ही तो कर रहे हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालोगे, डेल्टा TF कैलकुलेटेड आया। क्लियर है पॉइंट, डेल्टा TF ऑब्जर्व साफ साफ दे रखा है, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व इज 1 डिग्री सेल्सियस। ये KF की यूनिट केल्विन में है तो यहाँ भी केल्विन में निकल के आएगा, तो इसलिए यहाँ भी 1 डिग्री को आप कन्वर्ट पहले किसमें कर लेना, है ना, 274 केल्विन हो गया। तो आप दोनों आ गए, दोनों को डिवाइड करोगे, आई की वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू यहाँ लगाओगे, एन की वैल्यू ये दे रखी है, यहाँ से अल्फा आ जाएगा बेटा। ठीक, और हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बताना है, कैलकुलेट द, देखो वांट ऑफ फैक्टर बताना था, कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर, वो ये आ गया, और क्या बताना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर माइनस 1 माइनस अल्फा। तो देखो वांट ऑफ फैक्टर बताना, वो तो इससे आ गया हमारे पास आई की वैल्यू लगाई, एन की वैल्यू लगाई, तो अल्फा आया, वो अल्फा यहाँ लगा दोगे तो आपके पास अल्फा और आई आ गया। सी क्या होती है याद करो, मैंने कहा इन सवालों में सी वो कंसेंट्रेशन होती है। अब यहाँ मोलैलिटी आएगी, तो यहाँ जो मोलैलिटी आपकी यहाँ से निकल के आएगी ये सी की जगह लगा दोगे, अल्फा जो यहाँ से निकल के आएगा वो यहाँ, तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन है। क्लियर, देखो यहाँ से ये क्या है, ये मोलैरिटी तो सी है, ये वैल्यू यहाँ लगाई, इन दोनों को डिवाइड करने से आई निकल के आई यहाँ लगाया, ये एन आया। ठीक है बेटा, तो ये अल्फा है, अल्फा यहाँ लगाया, हो गया सॉल्व। क्लियर है पॉइंट,
हाँ जी, जरा जल्द बताओ, ये जल्दी जल्दी में हुआ है लास्ट वाला। ठीक है, एक बार वीडियो को दोबारा आप आराम आराम से देख लेना घर पे, या अभी भी मुझसे जो बच्चे पूछने, जिनको आ गया वो क्विट करके जा सकते हो। ठीक है, जिनको हो गया वो क्विट करके जाओ, लेकिन जो अभी लास्ट में बताया, जिन बच्चों को डाउट हो वो रुक जाओ, वो 2 मिनट में पूछ के फिर अपनी इंग्लिश क्लास में चले जाओ। हाँ जी बच्चों, हेलो। हाँ जी बच्चों, बताओ जल्दी से, कुछ पूछना है इसमें? ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, जो मैंने जो कल भी जो ऐसा कराया वो भी एक एनसीईआरटी वाली बुक वाला कराया था। आज भी जो कराया, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा, वो आप क्विट करके इंग्लिश में जाओ। और आज भी जो कराया है ये भी एनसीईआरटी की बुक का ही है। ठीक है ना बेटा, तो आप एक बार ये एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें, तो करके देखोगे तो ये भी मिल जाएगा और कल वाला भी मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आई निकालना था और के निकालना था। आई हमने यहाँ भाई ये दे रखा था, ये हमने इनसे कैलकुलेट करके निकाला, इनको डिवाइड करके आई आया। तो एक पार्ट सॉल्व हुआ, दूसरा पार्ट के लिए सी चाहिए, सी ये रही, अल्फा चाहिए था, अल्फा हमने यहाँ से निकाला। ठीक है ना, अब लोग जिस बच्चे को ये डिवाइड करना नहीं आएगा तो वो एन की वैल्यू नहीं निकाल पाएगा। ठीक है ना, ये छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं। चलो, तो हाँ जी लीना, समझ में आया बेटा? नहीं? हाँ जी रंजन, रंजन बेटा आज और कल वाले न्यूमेरिकल आए समझ में? नहीं? के, तो के की वैल्यू तो बेटा निकाल, के एफ की वैल्यू दे रखी है, वो 1.86 है बेटा। के एफ की वैल्यू जो इसकी बात कर रहे हैं ना आप यहाँ पे, हाँ वो दे रखी है। के एफ आप लगा दोगे 1.86, ये मोलैलिटी लगा दोगे। ठीक है ना, देखो दो दो है, एक तो के एफ है और एक के ए है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो आपसे पूछी है न्यूमेरिकल में, कैलकुलेट करवाइए। ठीक है ना, के एफ दे रखी है न्यूमेरिकल में। ठीक है, 1.86 केल्विन के जी मोल इनवर्स। ठीक है, बेटे देखो, जब भी वो CCl4 का तुम समझे कि नहीं समझे, ये बताओ पहले। हाँ तो देखो, एक OH इस पे है और दूसरा OH दूसरे कार्बन पर है। तो एक OH इस कार्बन पे जो प्रेशर बनाएगा, सोचो, मतलब हमारे पास क्या है, OH खींचने की टेंडेंसी रखता है, वो इस वाले कार्बन के खींच रहा है। देखो बेटा, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर इस तरीके से है, ये OH इधर खींच रहा है और ये वाला OH इस कार्बन के खींच रहा है। आप कह रहे हो आप एक कार्बन पे तो नहीं है, तो OH के खींचने से इस कार्बन पे एक पीछे का पुलिंग प्रेशर आया, और इस कार्बन पे जब पुलिंग प्रेशर आएगा तो ये कार्बन भी तो खींचेगा, ये वाला कार्बन इस कार्बन के नहीं खींचेगा। भाई जब OH इस कार्बन के खींच रहा है तो ये वाला कार्बन फिर किसके खींचेगा? अपने बगल वाले एलिमेंट का जो भी O एटम हो। ऐसे जब ये OH इस कार्बन के खींचेगा तो ये कार्बन किसके खींचेगा? इसके। तो देखो इन दोनों कार्बन के बीच में अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स हुआ कि नहीं हुआ? आप कहना चाह रहे हो OH, वहां तो कंडीशन ये आप कह रहे हो दोनों ही Cl एक कार्बन पर है, तो हमने कह दिया जी इसलिए 0 है। ठीक है, अब यहां भी तो क्या है, देखो OH इस कार्बन के खींच रहा है और ये वाला OH इस कार्बन के खींच रहा है। तो जब इसके खींचेंगे बेटा इस डायरेक्शन में, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी की भरपाई करने के लिए क्या करेगा? ये इधर से भी खींचेगा, इधर से भी खींचेगा, इधर से भी खींचेगा। ऐसे जब इस वाले कार्बन के खींचेंगे, ये इधर से खींचेगा, इधर से खींचेगा। तो ओवरऑल जो सेंटर है, उस सेंटर पे अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी लीना, तो इसलिए वो वहां चीज हो गई। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी अनुज, अनुज कल 1 बजे आए? हाँ 1 बजे आए थे कल तुम? नहीं? क्यों नहीं आए 1 बजे वाली क्लास में? कहाँ चले गए थे? ओ बीमार थे, क्या हो गया? हाँ जी अनुज, और परसेंटेज एसोसिएशन, तो वो तो परसेंटेज एसोसिएशन तो ये अल्फा होता है ना बेटा। परसेंटेज एसोसिएशन, एक बार न्यूमेरिकल भेजना आप मेरे पास। ठीक है ना, आप जो भी क्वेश्चन है ना वो पूरा क्वेश्चन भेजना मेरे पास, क्योंकि एक परसेंटेज एसोसिएशन, एक तो ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, ये भी तो परसेंटेज ही होती है। जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो होती है अल्फा, कितना परसेंट एसोसिएट हुआ है, कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है। ठीक है ना बेटा, एक बार आप क्वेश्चन भेजना है, लैंग्वेज पढ़ के फिर मैं बता दूंगा आपको, कल बता दूंगा, है ना।
ठीक है। अनुज इंग्लिश की क्लास नहीं करनी? अनुज और ये कपिल और हितेश, तो इंग्लिश की क्लास में जाओ, टाइम हो गया उधर का। अरे पंडित जी उधर क्लास करने चले जाओ।